हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की। तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, उनके क्या मीनिंग होते हैं वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो टर्म हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन। हम कहते हैं ना कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? देखो, ट्रांजैक्शन पहली बात तो ये है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई परचेज़ की, कोई सेल की, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये सोशल एक्टिविटी नहीं होती। सोशल एक्टिविटी जैसे कि आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, आपने अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात की, ये सोशल एक्टिविटी है, ये ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और इसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो चेंज होती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन ये वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है इसका मतलब क्या है? एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से या तो एसेट चेंज होगी या लायबिलिटी या कैपिटल, या एसेट और लायबिलिटीज़ चेंज होगी। मतलब इनमें से किसी न किसी चीज़ में ज़रूर फ़र्क आएगा। जैसे मान लो आप सामान खरीदते हो तो आपके पास क्या आया? सामान आया, कैश चला गया, तो कैश आपकी क्या है? एसेट है। स्टॉक आपकी क्या है? एसेट है। तो इससे एसेट पे फ़र्क पड़ा। तो यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ को ज़रूर अफेक्ट करती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो ये चेंज हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन में, इसको हम मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रांजैक्शन हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में जिनको कि हम मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसको आप मनी के रूप में मेज़र नहीं कर सकते, तो फिर उसको हम अकाउंट्स में भी शो नहीं करेंगे। जैसे आपके प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के बीच लड़ाई है, या आपकी एम्प्लॉई और मैनेजमेंट का रिलेशन कैसा है, या कस्टमर्स की क्या परसेप्शन है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट तो करती हैं, लेकिन क्योंकि इनका इफेक्ट हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको शो नहीं करेंगे। तो ट्रांजैक्शन सिर्फ वही होगी जिसका इफेक्ट मनी के रूप में मेज़र किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि जहाँ दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने कोई सामान परचेज़ किया या आपने किसी पर्सन से एसेट परचेज़ की, तो यहाँ पे एक आपका बिजनेस है और एक सामने वाले का बिजनेस है, यानी दो पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। बट इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने डेप्रिसिएशन लगाया, अब डेप्रिसिएशन में आपका बिजनेस इन्वॉल्व है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस तो इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से आपने कोई प्रोविज़न बनाया तो उसमें कोई दूसरे बिजनेस का तो कोई रोल नहीं है, तो ये क्या है? इंटरनल ट्रांजैक्शन है। यानी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती है। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो होती है जो बिजनेस के अंदर ही होती है, उसमें कोई और बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम टर्म करने वाले हैं दैट इज़ अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? देखो, अकाउंट जो है इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उन सारों को हम एक ही जगह रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसको हम अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर पर्सन और वन पर्टिकुलर आइटम। जैसे मान लो राम का अकाउंट हो सकता है, श्याम का अकाउंट हो सकता है, इसी तरह से कोई आइटम का अकाउंट भी हो सकता है, जैसे मशीन अकाउंट है। तो इस तरह से अकाउंट बना होता है ये टी शेप के अंदर। इसमें देखो, यहाँ पे आपको डेबिट शो किया होगा, यहाँ आपको क्रेडिट शो किया होता है। देन डेट दी होती है जहाँ पे हम डेट डालते हैं कि वो ट्रांजैक्शन किस डेट की है। पर्टिकुलर्स दिए होते हैं। पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पे आप लिखते हो जैसे टू कैश अकाउंट या ऐसे करके कुछ लिखा होगा। देन यहाँ पे आएगा आपका जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन जर्नल में किस पेज नंबर पे एंटर की गई है। देन आपकी अमाउंट आएगी, तो डेबिट वाली अमाउंट इधर आ जाएगी, क्रेडिट वाली इधर आ जाएगी। इसी तरह से क्रेडिट साइड में यहाँ डेट होगी, पर्टिकुलर्स में बाय करके आप लिख दोगे,
और यहाँ पे फिर जर्नल फोलियो आ जाएगा, मतलब जर्नल में किस पेज पे ये एंट्री की गई थी, एंड देन अमाउंट आ जाएगी। तो ये अकाउंट कैसे बनाते हैं ये अभी हम लेज़र वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक मीनिंग आप समझ लीजिए कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें उसका बैलेंस पता लग सके। हमें पता लग सके कि हमारे पास नेट कितने रुपए की मशीन है, या कोई पर्सन है जो हमारा डेटर है या क्रेडिटर है तो उसको कितने रुपए हमें देने हैं या कितने रुपए हमें लेने हैं, ये हमें पता लग सके। ठीक है। देन नेक्स्ट है देखो कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो बिजनेस में ओनर लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोप्राइटर। तो ओनर कौन है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन ओनर है, पार्टनरशिप में पार्टनर ओनर हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, तो वो क्या हो जाती है, शेयर कैपिटल हो जाती है। अब कैपिटल को आप और किन नामों से बुलाते हो, तो ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं, नेट वर्थ भी बोल देते हैं और नेट एसेट भी बोल देते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं पे आपको सीधा दिया हो सकता है कि नेट वर्थ का मीनिंग क्या है, ओनर्स इक्विटी का मीनिंग क्या है, तो आपको समझ लेना है कि इसका मतलब कैपिटल ही है। तो कैपिटल की एक ये जो इक्वेशन है ये है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़। देखो आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में आप एक साइड पे एसेट शो करते हो और एक साइड पे लायबिलिटीज़ और कैपिटल शो करते हो। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है। अब आपको कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो ये लायबिलिटीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी, तो कैपिटल किसके इक्वल हो गया, एसेट माइनस लायबिलिटीज़ के इक्वल हो गया। ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज़, तो वो भी ठीक होगा। ओके। देन बात आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब है कि अगर जो बिजनेस का ओनर है वो अपने यूज़ के लिए कोई कैश विड्रॉ करता है या कोई वैल्यू ऑफ गुड्स निकालता है, मतलब गुड्स ले लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। देखो इस चीज़ में फ़र्क है, अगर आप बिजली का बिल भर रहे हो, अगर आप बिजनेस का बिजली का बिल भर रहे हो तो ये बिजनेस का खर्चा है, लेकिन अगर आप अपने ओनर का बिजली का बिल भर रहे हो, उसके घर का बिजली का बिल भर रहे हो, तो वो क्या मानी जाएगी, ड्राइंग्स मानी जाएगी। ठीक है। इसी तरह से कोई प्राइवेट पेमेंट जो है वो बिजनेस फंड से की है, जैसे अभी बिजली के बिल वाला एग्जाम्पल हमने लिया, तो हमने ओनर ने बिजली का बिल भरा है किस फंड से, बिजनेस फंड से, तो ये ड्राइंग्स मानी जाएगी, न कि बिजनेस का खर्चा, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग पर्सन हैं और हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के लिए तो वो एक जो है ड्राइंग्स मानी जाएगी, न कि खर्चा माना जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म आपके पास है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, आपका उत्तरदायित्व, यानी कि आप किसी को पैसा आपको देना है। ठीक है। आपसे कोई पैसे मांगता है तो वो होगी लायबिलिटी। तो अमाउंट जो कि एक फर्म जो है वो आउटसाइडर से मांगती है वो लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को कैसे निकालेंगे, एसेट माइनस कैपिटल। वही चीज़ है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। अब लायबिलिटीज़ निकालना है तो एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। देन देखो लायबिलिटीज़ दो तरह की हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का मतलब है जो पैसा आप बाहर वालों से आपने उधार लिया है या बाहर वालों को आपको पैसा रिटर्न करना है। इंटरनल लायबिलिटीज़ का मतलब कैपिटल ही होता है। देखो कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ओनर है और बिजनेस है ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। तो ओनर ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है। यानी ये बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग लोग हैं। ओके। तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब हो गया कि आपने ओनर से लिया है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है कि ओनर के अलावा किसी और से लिया है, जैसे आपने डिबेंचर इशू किया है या फिर मे बी आपने लोन लिया हो, तो ये सारी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं। ओके। देन आते हैं करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो हैं जिनको नॉर्मली आपको 1 ईयर के अंदर पे करना होता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, आपके क्रेडिटर्स, यानी जिन लोगों से आप उधार में सामान लेते हो, रॉ मटेरियल वगैरह। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट वालों को कि वो बिजनेस, जैसे उनके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये है तो वो 10,000 से कुछ अमाउंट ज़्यादा निकाल सकते हैं। जो सपोज़ 11,000 तक वो अमाउंट निकाल सकते हैं, तो 1,000 रुपये जो उन्होंने एक्स्ट्रा निकाला है वो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, कि आपने ज़्यादा निकाला है तो ओवरड्राफ्ट। ठीक है। देन शॉर्ट टर्म लोन्स भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, यानी वो लोन्स जिनको आपको 1 साल के अंदर पे करना है।
नॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी लंबे टर्म के लिए जो लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी जिनकी पेमेंट आपको 1 साल के बाद करनी है। इसमें क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं आपके, देन डिबेंचर्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो लोग आपसे मांगते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके टर्म है एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति। एसेट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस की पोजीशन में है और जो बिजनेस को हेल्प करती है फ्यूचर में कुछ कमाने के लिए। तो एसेट वो है जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कैश मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, तो वो एसेट है आपकी। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि एसेट आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो वैल्यूएबल हैं, ठीक है, और इनको मनी मेजरेबल कॉस्ट पे एक्वायर किया गया है, यानी कि इनको कुछ पैसा देके आपने खरीदा है। अब एसेट खरीदोगे तो कुछ पैसा देके ही खरीदोगे ना, जैसे स्टॉक आपकी एसेट है तो स्टॉक खरीदने के लिए आपने पैसा दिया होगा। ठीक है, तो एसेट की बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली बात तो यह है कि वैल्यूएबल होनी चाहिए, यानी उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, देन ये दीज मस्ट बी ओन्ड बाय बिजनेस, यानी बिजनेस की ओनरशिप होनी चाहिए उसके ऊपर, ऑब्वियसली तभी वो आपकी संपत्ति है ना। अब आपका घर आपकी संपत्ति तभी है जब आप उसकी ओनरशिप रखते हो, अदरवाइज वो आपकी संपत्ति तो नहीं होगी। देन रिसोर्सेज जो हैं उनको एक किसी न किसी कॉस्ट के बदले आपने एक्वायर किया हो, तो उसको हम एसेट बोलते हैं। यानी कि जो एसेट आपकी है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो फर्नीचर है, कुछ भी है, वो आपने कुछ दे के लिया होगा ना, कुछ कॉस्ट उसकी दी होगी, उसके बदले आपको मिली है, तो ही वो एसेट कहलाएगी। ठीक है, अब देखो एसेट के अंदर टाइप 2 तरह से तो आप ऐसे क्लासीफाई कर सकते हो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब वो एसेट जिनको आप लंबे टाइम तक के लिए बिजनेस में यूज़ करते हो, जनरली 1 साल से ज़्यादा के लिए बिजनेस में यूज़ करते हो। तो उस केस में क्या होता है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको रखते हो, बेचने के लिए नहीं खरीदते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। देन बात आती है करंट एसेट की। करंट एसेट देखो वो एसेट है जो 1 साल के अंदर बिक जाएंगी, यानी 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ठीक है, तो एसेट वो एसेट जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, जनरली इसको हम 1 साल लेते हैं, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उनको हम करंट एसेट बोलते हैं। अब करंट एसेट के जो दूसरे नाम हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम फ्लोटिंग एसेट भी बोलते हैं और सर्कुलेटिंग एसेट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेट होती रहती है। देखो जैसे पहले मैं आपको करंट एसेट के एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये सारे आपके क्या हैं, करंट एसेट हैं। अब एक चीज़ देखो कि ये एक दूसरे में चेंज होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। कैसे, जैसे मान लो पहले आपके पास स्टॉक है, अब स्टॉक आपकी क्या है, करंट एसेट है। स्टॉक से आपने सेल कर दिया, मान लो उधार में सेल किया, तो आपके क्या बन गए, वो डेटर्स। डेटर्स को फिर आपने बिल दे दिया, बिल रिसीव हो गया, तो वो क्या हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए। देन वो फिर आपको कैश देंगे, तो आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया। तो यानी हर एक एसेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रही है, कैश में कन्वर्ट हो रही है। तो इनको हम सर्कुलेटिंग एसेट बोलते हैं कि ये सर्कुलेट करती रहती हैं। ओके, इनको हम फ्लोटिंग एसेट बोलते हैं और सर्कुलेटिंग एसेट बोलते हैं। अब देखो बैलेंस शीट में जब आप करंट एसेट को दिखाओगे तो ये कहता है कि आपको लिक्विडिटी ऑर्डर में दिखाना है। लिक्विडिटी ऑर्डर देखो 2 ऑर्डर होते हैं, एक होता है आपके पास लिक्विडिटी ऑर्डर, एक होता है लिक्विडिटी परमानेंस ऑर्डर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, लिक्विडिटी ऑर्डर के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो एसेट सबसे ज़्यादा लिक्विड है उसको सबसे पहले दिखाया जाएगा। लिक्विडिटी परमानेंस ऑर्डर इसका उल्टा है, मतलब जो एसेट सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो लास्ट में आएगी। अब ये लिक्विड होने का मतलब क्या है, देखो लिक्विड होने का मतलब ये है कि कौन सी एसेट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जो एसेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है हम मानते हैं उसकी लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, यानी लिक्विडिटी का मतलब है कि जो एसेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है हम मानते हैं कि उसकी लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले वो एसेट दिखाई जाएगी जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और लास्ट में वो एसेट दिखाई जाएगी जो सबसे लेट कैश में कन्वर्ट होती है। तो लिक्विडिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आपके पास आता है कैश इन हैंड, क्योंकि वो तो कैश में ही है।
फिर आएगा कैश एट बैंक, क्योंकि बैंक से आप इजीली पैसा निकाल सकते हो जब चाहो तब। देन बिल रिसीवेबल आएंगे, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगी, देन डेटर्स आएंगे, उसके बाद स्टॉक आएगा आपका, और देन प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ज़रूर से याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिक्विडिटी ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज करो, तो आपको ध्यान देना है ये चीज़ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्स रिसीवेबल और डेटर के बीच में आएगी। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस हम लास्ट में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कैश में तो कन्वर्ट होने नहीं है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, इसमें से ये जो एसेट हमने दिखाई हैं, इसमें से जो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट है, ये देखो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये स्टॉक है, ये दोनों जो है ये कैश और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे शो किए जाते हैं। यानी कि स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे कि उसकी कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे कैश नहीं आएगा, कॉस्ट आएगा, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है उस पे शो किए जाते हैं। यानी स्टॉक जो पहले आप कॉस्ट निकालोगे स्टॉक की, देन देखोगे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, और दोनों में से जो कम है वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टॉक और इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस उस पर शो की जाएगी। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये किस वजह से होता है ऐसा, ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से होता है, जिसको हम कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं। अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको डिटेल से कि ये क्या होती है, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, देन देखो बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स जो हैं उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे शो किया जाता है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू पे क्यों शो किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब है डेटर्स में से आप प्रोविज़न माइनस कर दोगे, जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाते हो ना वो माइनस कर दोगे, फिर जो अमाउंट बचेगी वो आप शो करोगे। ठीक है, देन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को तो हम एक्चुअल फिगर पे शो करते हैं, यानी जितने रुपए है बैंक में उतने ही दिखा सकते हो, जितने रुपए कैश है उतना ही दिखाओगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को हम शो करते हैं कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम हो, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स को हम शो करते हैं एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू पे, यानी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स माइनस कर देंगे। देन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को हम शो करते हैं एक्चुअल फिगर्स के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एसेट के और कौन से टाइप हो सकते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो दिखाई दे, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप छू सकते हो, वो क्या है आपकी टेंजिबल एसेट है। जैसे लैंड है उसको आप देख सकते हो, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, मोटर व्हीकल्स है, स्टॉक है, कैश है, ये सब क्या है आपकी टेंजिबल एसेट हैं। इनटेंजिबल एसेट का मतलब है वो एसेट जो वैल्यूएबल तो होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे गुडविल, अब बिजनेस की गुडविल है, क्या वो दिखाई देती है? नहीं ना। पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। देखो कंप्यूटर एक टेंजिबल एसेट है बट सॉफ्टवेयर को तो आप नहीं देख सकते, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस है, अब ये आपकी एसेट होते हैं क्योंकि आपके इसके बदले आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? आपकी इनटेंजिबल एसेट होते हैं क्योंकि आप उसको छू नहीं सकते हो। फाइन। देन एक और तरह की एसेट होती है दैट इज़ फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब ये होता है कि वो बस नाम की एसेट हैं, उनके बदले में आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम उनको एसेट साइड पे शो करते हैं ताकि हम हर साल उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर सकें। इसमें क्या आता है, जैसे आपका डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस आता है इसका मतलब लॉस है। तो कई सालों का लॉस अकमलेट होया हुआ है तो वो क्या है? आपका नॉमिनल एसेट है। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ, अगर कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया था बट वो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है तो वो भी क्या है? आपकी फिक्टिशियस एसेट या नॉमिनल एसेट मानी जाएगी। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट मतलब ऐसी एसेट जो सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट कर रही है, उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट हमें अब नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली जो टर्म है हमारे पास दैट इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट, पहले तो देखो रिसीट का मतलब आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब कैपिटल रिसीट क्या होती है? देखो एक ऐसी रिसीट जिसकी वजह से या तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़े या आपकी फिक्स्ड एसेट कम हो। मैं रिपीट करती हूँ, ऐसी कोई भी रिसीट जिसकी वजह से या तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ती है
या फिर आपकी फिक्स्ड एसेट कम होती है तो उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया, अब आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो तो इससे क्या हुआ, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन बढ़ गया तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये क्या है, कैपिटल रिसीट है। और फिक्स्ड एसेट कम होना, जैसे कि मान लो आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी तो ये भी क्या है, आपकी कैपिटल रिसीट होगी। इसी तरह से आप शेयर इशू करते हो, अब शेयर इशू करोगे तो वो भी आपकी एक लायबिलिटी होगी। शेयर कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी। कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो ये क्या है, कैपिटल रिसीट होती हैं। ये रिसीट जो है वो जनरली नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, यानी ये बार बार नहीं होती। अब बिजनेस में रोज़ थोड़ा ही हम एसेट सेल करते हैं या रोज़ थोड़े ही हम लोन लेते फिरते हैं। ठीक है, तो ये है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट को बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, जैसे मान लो लोन लिया है तो लोन शो हो जाएगा बैलेंस शीट में, और अगर आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई यानी शेयर वगैरह इशू किया तो शेयर कैपिटल में शो हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट में कमी हुई है तो वो वहाँ पे फिक्स्ड एसेट में से माइनस करके शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कैपिटल रिसीट। देन आता है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो कैपिटल रिसीट नहीं है, यानी इनकी वजह से ना तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ती है ना आपकी फिक्स्ड एसेट कम होती है। ठीक है, अब ये रेकरिंग नेचर की होती है, जैसे कि मान लो आप गुड सेल करते हो, अब ये आपका रूटीन का काम है गुड सेल करना, या आपने कोई सर्विसेज दी है उसके बदले आपको कोई कमीशन मिलता है, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसमें आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है, तो ये आपकी रेकरिंग नेचर की पेमेंट होती है। देखो, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, मान लो किसी और कंपनी के शेयर परचेज किए थे, उससे आपको डिविडेंड मिला, अब ये डिविडेंड आपकी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि इस डिविडेंड की वजह से ना तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ी है ना ही आपकी फिक्स्ड एसेट कम हुई है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपको कैपिटल या रेवेन्यू में क्लासीफाई करना हो तो आप ये चीज़ देखो कि इस चीज़ का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और फिक्स्ड एसेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर इसकी वजह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ रही है या फिक्स्ड एसेट कम हो रही है तो ये कैपिटल रिसीट है, अदरवाइज ये रेवेन्यू रिसीट होगी। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट को हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में शो करते हैं। जैसे कैपिटल रिसीट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, रेवेन्यू रिसीट को जैसे सेल्स वगैरह आप कहाँ दिखाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में दिखाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म करते हैं हम। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो कोई भी कैश आपने दिया है या कोई प्रॉपर्टी दी है, मतलब किसी भी तरह से कर सकते हो ना, तो कुछ भी एक्वायर करने के लिए, एसेट एक्वायर करने के लिए, गुड्स एक्वायर करने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए आपने जो कुछ भी पे किया है दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो कि फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए या फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो खर्चे जो फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए या फिर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, तो वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे इसका बेनिफिट जो है वो आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम तक के लिए मिलता है। इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एसेट आपकी बढ़ गई इसकी वजह से, और फिक्स्ड एसेट आप बैलेंस शीट में शो करोगे। ठीक है, इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनका बेनिफिट सिर्फ 1 ईयर तक के लिए ही आपको मिलता है। ये रूटीन के खर्चे होते हैं, जैसे आपने सैलरी दी, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये सब क्या है, आपके डेली के खर्चे हैं, रूटीन के खर्चे हैं। इनको हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन बन जाता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इस तरह से आ सकता है। तो प्लीज़ इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। ओके, पढ़ते टाइम ये ज़रूर सोचिए कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ओके, देन देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है लेकिन मेंटेन रहती है। अब सैलरी देने से ऐसा नहीं है कि आपकी बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बट जो कैपेसिटी है उतना मेंटेन रहेगी। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रूटीन का खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो बेसिकली ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं एक्सपेंडिचर, यानी रूटीन के खर्चे होते हैं, लेकिन इनके बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलने हैं, तो इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू में डाल देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एडवर्टीजमेंट है। अब एडवर्टीजमेंट करना बिजनेस का रूटीन की एक्टिविटी है,
तो बिजनेस अगर एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन मान लो एडवर्टीजमेंट, कोई बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट कैंपेन आपने किया, तो उस वजह से क्या है, उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक आपको मिलना है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो रूटीन के खर्चे होते हैं। अब एडवर्टीजमेंट जो है वो रूटीन का खर्चा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमने कहा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल तक मिलता है, बट मान लो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है, तो इसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलता है। तो आने वाले कई सालों में मिलेगा तो क्या होगा, इसको फिर हम डेफर्ड रेवेन्यू मानेंगे। कैपिटल क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसकी वजह से एसेट तो कोई क्रिएट हुई नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये रूटीन का खर्चा है, तो रूटीन का खर्चा है तो रेवेन्यू होना चाहिए, बट रेवेन्यू हम मान नहीं सकते क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, तो इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू मानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसका बेनिफिट 4 साल के लिए मिलने वाला है, और मान लो 4 लाख रुपए का आपका एक्सपेंडिचर है, तो हर साल 1-1 लाख रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते रहेंगे, और बाकी के 3 लाख रुपए हम फिक्टिशियस एसेट के तौर पे शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन बात आती है इनकम क्या होती है। इनकम का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आपके रेवेन्यू कितने हैं, यानी आपको पैसा मिला कितना माइनस आपने पैसा दिया कितना, खर्चा किया कितना, वो हो जाएगा आपका इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट को आप ये मानो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, सिंपल है कि जितनी कॉस्ट लगी है वो माइनस कर दो। अब प्रॉफिट से होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है ओनर्स की, कि मान लो अगर प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो वो बिजनेस की कैपिटल में ऐड होता रहता है। यानी कैपिटल में मान लो आपकी कैपिटल थी 1 लाख रुपए शुरू में, अब 10,000 रुपये का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, तो उस केस में क्या होगा, आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल जो है वो 1,10,000 हो जाएगी, ठीक है। देन बात आती है गेन्स क्या होते हैं। देखो गेन्स और प्रॉफिट यूजुअली हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, गेन्स वो एक्टिविटीज से होता है जो कि बिजनेस के लिए इंसिडेंटल है, यानी बिजनेस की रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं है। जैसे आपने फिक्स्ड एसेट सेल की, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, बट क्या बिजनेस का काम है फिक्स्ड एसेट को सेल करना, नहीं ना, तो ये क्या है, गेन्स बोलेंगे इसको हम। इसी तरह से मान लो आप कोर्ट केस जीत गए, अब कोर्ट केस जीतने से आपको गेन हुआ है ना कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस का रूटीन का काम नहीं है ये। इसी तरह से मान लो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कोई एप्रिसिएशन होता है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो वो भी क्या है, गेन्स माने जाएंगे, ना कि प्रॉफिट माने जाएंगे। यानी गेन्स का मतलब है हो तो आपको प्रॉफिट रहा है, लेकिन वो ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है जो बिजनेस में रूटीन में नहीं होती हैं, ठीक है। देन लॉस क्या होता है। देखो लॉस को हम 2 सेंस में यूज़ करते हैं। एक तो लॉस का मतलब जैसे प्रॉफिट का अपोजिट हो गया, यानी आपको टोटल कॉस्ट ज़्यादा है ये टोटल रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो एक तो ये लॉस हो गया। दूसरा क्या है, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ये भी हो सकता है, तो ये भी आपका लॉस होता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर और लॉस में फ़र्क है। एक्सपेंसेस जो आप करते हो वो इसलिए करते हो ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर सको, बट लॉस के अगेंस्ट में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। जैसे आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हो, मान लो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो ये आपका एक एक्सपेंस है, वो आप किस लिए खरीद रहे हो, ताकि कल को उसको बेच के आप उससे कुछ कमा सको, रेवेन्यू जनरेट कर सको। लेकिन लॉस के केस में क्या है, लॉस बाय फायर हो गया, तो उससे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, फाइन। तो ये है लॉस के बारे में। देन नेक्स्ट है परचेजेस। देखो परचेजेस जो टर्म है वो तभी यूज़ की जाती है जिन गुड्स में बिजनेस डील करता है। देखो हम जनरली क्या कह देते हैं कि हमने मशीनरी परचेज की, लेकिन तब हम परचेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स के अंदर परचेजेस का मतलब है गुड्स परचेज करना। गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो आप बेचने के लिए परचेज करते हो। तो इसमें 2 तरह की गुड्स आ सकती है। एक तो मान लो आप बनी बनाई गुड्स लेते हो और आगे बेचते हो, तो ये भी गुड्स हैं। दूसरा क्या है कि आप रॉ मटेरियल लेते हो, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हो और फिर वो बेचते हो, तो रॉ मटेरियल जो है वो भी आपका परचेजेस में आएगा। यानी परचेजेस का मतलब है वो गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है, यानी जो बिजनेस बेचता है, तो इसमें रॉ मटेरियल भी आता है। और अगर मान लो आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी आप बना बनाया सामान बेचते हो, तो मान लो जो आपने बना बनाया सामान खरीदा है आगे बेचने के लिए, वो भी आपकी परचेजेस होगी। लेकिन मशीनरी परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो वो परचेजेस में नहीं आएगा, ठीक है। अब परचेजेस के अंदर कैश परचेजेस भी आती है, क्रेडिट परचेजेस भी आती है।
तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको परचेजेस दिया है तो इसका मतलब उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देन बात आती है परचेज रिटर्न की। आपने कुछ सामान परचेज किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस भेज दिया, तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। यानी जब परचेज किया हुआ सामान आप रिटर्न कर देते हो सप्लायर को, यानी जहाँ से आपने खरीदा था उसको, तो इसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि परचेज आपने किया था, अब आप बाहर भेज रहे हो ना इसको वापस, तो आपकी तरफ से ये क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया। फाइन। देन नेक्स्ट आता है आपके पास सेल्स। सेल्स का मतलब भी फिर वही है कि जब आप गुड्स या सर्विसेज जो भी आप बेच रहे हो उसके कंटेक्स्ट में ही सेल्स वर्ड यूज़ होगा। आप एसेट बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, तो वो सेल्स नहीं होगी। आपके पास मशीनरी थी, आप वो बेच रहे हो, तो वो सेल नहीं मानी जाएगी। सेल का मतलब है जो बिजनेस का रूटीन का काम है, जो रूटीन में जो चीज़ आप बेचते हो वो बेचना सेल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेल्स के अंदर भी फिर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों आती हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न के केस में क्या है, वही है कि आपने किसी को सेल किया था, उसको पसंद नहीं आया तो उसने आपको वापस भेज दिया सामान, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। तो यानी कस्टमर रिटर्न कर देता है जो गुड्स उसको आपने बेची थी वो, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। इसको हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि ये आपके पास आ रहा है, आपने सेल की थी, अब वापस आ रहा है ना आपके पास रिटर्न, तो ये क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड्स और सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड्स। देन देखो स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है। पहले देखो स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। स्टॉक इन ट्रेड में देखो वो गुड्स आती हैं जो आपने रीसेलिंग के लिए परचेज की है। जैसे आपने बना बनाया सामान लिया और आप उसको बेचते हो, तो ये जो बना बनाया सामान आपने लिया है दैट इज़ योर स्टॉक। इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है और स्टॉक इन ट्रेड भी आता है। रॉ मटेरियल मतलब मान लो आपने लकड़ी ली, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आपने उससे टेबल बनाना शुरू किया। जस्ट सपोज आपका टेबल चेयर बेचने का काम है, तो आपने उससे क्या किया, टेबल बनाना शुरू किया, अभी तक वो टेबल पूरी बनी नहीं है, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स मतलब वो टेबल बन के तैयार हो गई है, बेचने के लिए तैयार है, तो वो हो गई फिनिश गुड्स। फिर स्टॉक इन ट्रेड क्या है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है आपने बनी बनाई टेबल कहीं से परचेज की और वो आप बेचते हो, तो वो स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट है। तो इसका मतलब समझ गए, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है जब आप बनी बनाई कोई चीज़ लेते हो और आगे बेचते हो, तो वो स्टॉक इन ट्रेड है। इन्वेंट्री के अंदर आपका सब कुछ आएगा, रॉ मटेरियल भी, वर्क इन प्रोग्रेस भी, फिनिश गुड्स भी, स्टॉक इन ट्रेड भी। ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री जो है ये वाइडर कंसेप्ट हो गया एज कम्पेयर टू स्टॉक, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक भी आ जाएगा, उसके अलावा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स भी आ जाएंगी। अब एक चीज़ और है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ईजी है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी अगले साल के शुरुआत में आपके पास कितना स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है देखो, स्टॉक जब आप कैलकुलेट करते हो तो कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करना है और कौन सी को नहीं करना है। तो कौन सी आइटम को इंक्लूड नहीं करना है, देखो जो गुड्स आपने बेच दी लेकिन अब तक अनडिलीवर्ड है। अब मान लो आपने गुड्स बेच दी मतलब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आया, ऑर्डर आया, आपने बेच दी, आपने उसकी एंट्री कर ली। अब क्या है, वो आपने अभी तक डिलीवर नहीं की है। कई बार ऐसा होता है ना कि डिलीवर आप बाद में करते हो, जैसे आप अमेज़ोन वगैरह से कुछ ऑर्डर करते हो तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उन्होंने अपने अकाउंट्स में भी चढ़ा दिया, बट वो डिलीवरी में 1-2 दिन लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है कि वो गुड्स बेची तो गई है लेकिन अब तक अनडिलीवर्ड है, यानी अब तक आपके गोडाउन में पड़ी हैं, तो उन गुड्स को आप स्टॉक में इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बुक्स के अंदर तो हमने उनको सोल्ड दिखा दिया ना, बुक्स के अंदर हमने सेल की एंट्री कर दी। अब सेल की एंट्री करने के बाद चाहे वो गुड्स हमारे पास पड़ी हैं लेकिन वो हमारी तो नहीं है, तो ये स्टॉक में नहीं इंक्लूड होगा। इसी तरह से मान लो आपने कोई गुड्स परचेज की है लेकिन अब तक आपके पास मान लो वो रिसीव हो गई है लेकिन अब तक आपने उसकी एंट्री नहीं की है, तो एंट्री नहीं की इसका मतलब अब तक आपकी बुक्स में वो एंट्री हुई नहीं है, अब तक वो गुड्स आपकी बुक में एंटर ही नहीं हुई हैं। अगर बुक में एंटर नहीं हुई है तो फिर आप स्टॉक में कैसे दिखा सकते हो, समझ गए। यानी यहाँ पे हम इन दोनों केसेस में क्या चेक कर रहे हैं कि जो गुड्स बुक में शो हुई है उसी हिसाब से हम स्टॉक शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने बुक में सेल दिखा दी तो अब हम उसको स्टॉक में नहीं काउंट कर सकते। यहाँ पे हमने परचेज की, हमारे पास आ गई है गुड्स, लेकिन क्योंकि हमने बुक में नहीं दिखाया है तो अभी हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है,
देन देखो ये आइटम्स जो हैं ये इंक्लूड करनी होती हैं स्टॉक कैलकुलेट करते टाइम। कौन सी? जो आपने गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजी है, यानी आपने कस्टमर को बेची, आपने कस्टमर को ये कहा अगर पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो ना रखना, वापस कर देना। तो ये सेल और रिटर्न बेसिस होता है। अब इस केस में क्या हो रहा है सेल और रिटर्न बेसिस में, कि अभी तक वो गुड्स आपकी बिकी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। देन देखो गुड्स आपने एजेंट को दी थी, लेकिन एजेंट के पास अब तक बिकी नहीं है, वो एजेंट के पास ही पड़ी है, तो वो भी आपका स्टॉक माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि ये दोनों स्टॉक के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी अब तक बिकी नहीं है। और ये दोनों जो है ये स्टॉक में इंक्लूड नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? बिकॉज ऑफ जो एंट्री इनकी पासबुक जो एंट्री इनकी जर्नल में होगी उसी अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जिनसे आपको पैसा लेना है, ठीक है, रिसीव करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी को उधार में सेल किया था और वो क्या है अब आपके रिसीवेबल्स बन गए, यानी उनसे आपको पैसा लेना है। तो रिसीवेबल्स में आपके डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। देखो डेटर्स हैं, अब जैसे मान लो सरिता नाम की लड़की है जिसने आपसे सामान लिया। अब सरिता के पास सामान है, मतलब सामान आपने दिया, यानी सरिता आपकी क्या है? डेटर है, राइट। अब मान लो आप सरिता को एक बिल लिख के देते हो कि भाई सरिता मेरे को 10 तारीख को इतने रुपए मुझे दे देना, ठीक है। सरिता उसको साइन कर लेती है, तो सरिता आपकी क्या बन जाएगी? बिल रिसीवेबल बन जाएगी, ठीक है। अब सरिता आपकी क्या है? रिसीवेबल्स बन जाएगी। अब सरिता ने साइन किया था तो सरिता के लिए आप क्या हो गए? बिल्स पेबल, कि उसको ये बिल पे करना है। सरिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है? बिल्स पेबल है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। तो जो डेटर्स हैं वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से ट्रेड पेबल होते हैं। पेबल मतलब जिन लोगों को आपको पैसा देना है, यानी कि जिन लोगों से आपने उधार में सामान लिया है, तो इसमें आपके क्रेडिटर्स भी आएंगे और बिल्स पेबल भी आएंगे। क्रेडिटर्स जो है वो बिल्स पेबल बन जाते हैं। तो जो बिल का ड्रॉर होता है वो आपका बिल, उसके लिए ये बिल रिसीवेबल बन जाएगा। जैसे देखो आपने यहाँ पे बिल लिखा था तो आप ड्रॉर हो, ठीक है। सरिता ने इसको एक्सेप्ट किया था तो सरिता ड्रॉई है, ठीक है। तो आप ड्रॉर हो, आपके लिए ये क्या बना? बिल रिसीवेबल बना। सरिता ने ड्रॉई है, उसके लिए ये बिल क्या बना? बिल्स पेबल बना। वैसे अभी हम बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक अलग से भी करेंगे, तो वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है। गुड्स। गुड्स का मतलब देखो हम उन चीज़ों से लेके चलते हैं जो बिजनेस जिसमें डील करता है, मतलब या तो आप उनको रीसेल के लिए परचेज करते हो या फिर वो आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हो ताकि उनसे आप फिनिश गुड्स बना के बेच सको। देन बात आती है कोस्ट। कोस्ट मतलब क्या? कोई भी चीज़ जो आपने खरीदी है उसके लिए आपने कितनी अमाउंट दी है, दैट इज़ कोस्ट, ठीक है। वाउचर। वाउचर क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप एंट्री पास करते हो। कल मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले जर्नल में एंट्री करते हैं, तो जर्नल में एंट्री करने से पहले हम वाउचर बनाते हैं। वाउचर के अंदर हम क्या शो करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, कितनी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है। तो ये सारी नोटिफिकेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वाउचर में दी होती है। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर प्रिपेयर होता है, ठीक है। देन बात आती है रेवेन्यू। देखो कोई चीज़ रेवेन्यू नेचर की है, इसका मतलब वो रूटीन की एक्टिविटीज़ की है, ठीक है। रूटीन की एक्टिविटी होती है तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का बोल देते हैं। जैसे मान लो आप गुड्स सेल करते हो, उससे आपको पैसे मिलते हैं, तो वो क्या है? रेवेन्यू इनकम मानी जाती है, फाइन। देन देखो कुछ और टर्म्स है। एक है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब कुछ कंसेशन देना, ठीक है। जैसे 100 रुपये की चीज़ आप 90 में ले आए तो 10 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है। अब डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं, कैश डिस्काउंट और यहाँ पे आएगा ट्रेड डिस्काउंट। क्रेडिट डिस्काउंट नहीं, ये आएगा ट्रेड डिस्काउंट, ओके। इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो आपका लिस्ट या कैटलॉग प्राइस होता है उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज आपको ऑफ मिलता है, और ये सभी कस्टमर्स को मिलेगा। जैसे कि मान लो 100 रुपये लिस्ट प्राइस है, यानी 100 रुपये का टैग लगा हुआ है किसी चीज़ पे, उस पर लिखा हुआ है 10% ऑफ, यानी कि 100 का 10%, यानी 10 रुपये ऑफ हो गया, तो 90 रुपये की वो चीज़ आपको मिलेगी। ये 10 रुपये क्या है? आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये लिस्ट प्राइस के ऊपर लगता है, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं? क्योंकि जब आप बिल बना के दोगे ना कस्टमर को, तो वो 90 रुपये का बना के दोगे, ना कि 100 का। तो बिल अगर 90 का बना है तो आपकी एंट्री भी 90 की होगी, यानी कोई भी एंट्री नहीं होती है ट्रेड डिस्काउंट की, ठीक है। देन बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट देखो तब दिया जाता है जब हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर जल्दी से हमें पेमेंट कर दे। जैसे मैं ये कहती हूँ कि आज 1 तारीख है, 10 तारीख तक अगर आप पेमेंट करते हो तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 तारीख तक कस्टमर पे कर देता है तो उसको 2% और छूट मिलेगी। ये क्या है? कैश डिस्काउंट है। और ये किस लिए दिया जाता है? ताकि कस्टमर जल्दी पेमेंट करे। इसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो दोनों डिस्काउंट एक क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इतना ट्रेड डिस्काउंट है, इतना कैश डिस्काउंट है, तो बताओ आप एंट्री कैसे करोगे। तो उस केस में क्या होगा? मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट है और उस पर 10% का ऑफ आपको दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट और 5% दिया हुआ है कैश डिस्काउंट। तो मान लो आपसे पूछ ले कि अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट कितनी होगी, तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकालो। 100 के ऊपर 10%, यानी कि 10 रुपये ऑफ हो गया, तो मतलब क्या हुआ? 90 रुपये। अब 90 रुपये की आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी। 90 पे मान लो 5% का छूट, 90 का 5% आपको निकालना पड़ेगा, विच इज़ 4.5 रुपीज़। तो आपकी जो 85.5 रुपीज़ जो है वो आपको मिलेंगे, 4.5 का आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, और 90 रुपये की आपकी सेल होगी। तो ये जो 10 रुपये हैं ये आपके कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। 4.5 रुपये का आपका कैश डिस्काउंट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कितने रुपए का कैश डिस्काउंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बच गई उस पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, कैश डिस्काउंट, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। किसको बोलते हैं? इंसॉल्वेंट वो पर्सन है जो उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स पे कर पाए। ये पे लिखा हुआ है, यानी अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने की सिचुएशन में कोई बंदा नहीं है, तो उसको इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। और सॉल्वेंट उसका उल्टा हो गया, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर सकता है, वो सॉल्वेंट है। देन बैड डेट्स क्या होते हैं? मान लो आपने किसी को उधार दिया था और बाद में उससे पैसा आप रिकवर नहीं कर पाए, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके बैड डेट्स हो जाएंगे। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक खर्चा मान के डेबिट करते हैं, ठीक है। देन आता है स्टोर्स। स्टोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स हैं, कोई पैकिंग मटेरियल है, या ऑयल वगैरह है, लुब्रिकेंट्स वगैरह है, ये स्टोर्स में काउंट होते हैं, यानी कि ये रीसेल के लिए नहीं होते। अब मशीनरी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, नट बोल्ट्स वगैरह, वो बेचने के लिए नहीं है, वो आपके काम के लिए है, ठीक है, कंजम्पशन के लिए होते हैं, तो उनको हम स्टोर्स बोल देते हैं। देन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल जितनी हुई है उसको टर्नओवर बोलते हैं। देन लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कि कैटल है, हॉर्सेस है, ये सब आपके क्या है? लाइव स्टॉक का पार्ट होते हैं। तो आज हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन का टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।